हेलो बच्चों, हेलो एवरीबॉडी। आज के वीडियो में देखेंगे हम कक्षा 11वीं का सिलेबस है। कक्षा 11वीं का अध्याय 2 इकाई एवं मापन, इस पर हमने और भी वीडियो बनाया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनको पहले देखें, उसके बाद ही समझ में आएगा। आप YouTube में जाकर हमारे चैनल का नाम लिखकर उसके आगे टॉपिक लिखेंगे तो वो वीडियो आपको आ जाएगा। आज हम देखेंगे मापन में त्रुटि, है ना, एरर्स, है ना। त्रुटि या एरर्स क्या क्या होता है उसको हम देखेंगे, है ना। जैसे भौतिकी में भौतिक राशियां होती, इनकी परिभाषा हमने पहले ही दिया हुआ है कि वे राशियां जिनको हम माप सकते हैं या जिनका मापन किया जा सकता है वो भौतिक राशियां होती हैं। ठीक है, तो भौतिक राशि जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, विभवांतर है, विभव है या प्रतिरोध है, इनको जब मापा जाता है तो मापते समय कुछ गलतियां होती है या कुछ त्रुटियां होती है। मतलब इनको मापते हैं तो मापन में जो पाठ्यांक आता है, मापन में जो रीडिंग आता है, जो मान आता है, वो वास्तविक मान के बराबर नहीं आता है। अब वास्तविक मान के बराबर नहीं आ रहा है मतलब कुछ कम या कुछ ज्यादा आ जाता है, जितना आना चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू उतना नहीं आता है। मतलब इसको हम कहते हैं मापन में कुछ अनिश्चितता हो गई है, मापन में कुछ गलतियां हो गई हैं। तो मापन में अनिश्चितता को ही क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। त्रुटि की परिभाषा, मापन में अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे यहां पर मापन में जो त्रुटि है वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं। इसके लिए यहां पर हमने त्रुटियों का वर्गीकरण किया हुआ है। त्रुटियों का वर्गीकरण किया है, इनको हम यहाँ पर डिफाइन भी करेंगे, साथ साथ परिभाषित भी करेंगे। जैसे त्रुटियों को हमने, है ना, जो त्रुटि है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और सकल त्रुटि। ठीक है, मतलब सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर, है ना। तो क्रमबद्ध त्रुटि क्या होता है? यंत्र की बनावट के कारण त्रुटि है या बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। बाह्य कारक मतलब ताप, दाब या इसके कारण त्रुटि। कुछ अपूर्ण तकनीक के कारण त्रुटि है या मापनकर्ता के व्यक्तिगत कारण से जो त्रुटि है ना। मतलब क्रमबद्ध त्रुटि के 4 प्रकार यहां पर दिए हैं, तो इसके आधार पर ही परिभाषा है कि यंत्री बनावट के कारण या बाह्य कारणों के कारण त्रुटि तथा अपूर्णता संबंधी त्रुटि। अपूर्णता मतलब अपूर्ण तकनीक, सही तकनीक का यूज नहीं कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो व्यक्तिगत है, वो व्यक्तिगत मतलब जो मापन करता है उसके द्वारा जो गलतियां हो रही है, मापन नहीं कर पा रहा सही तरीके से, तो वहां पर त्रुटि होती है, तो वो व्यक्तिगत त्रुटि के अंतर्गत आएगा। तो इनको हम परिभाषित भी करेंगे। क्रमबद्ध त्रुटि की परिभाषा ने बता दिया। जो यादृच्छिक त्रुटि होता है ना। चलो पहले ऐसा करते हैं कि क्रमबद्ध त्रुटि के प्रकारों को पहले स्पष्ट कर लेते हैं। इसकी परिभाषा हमने देखा। अब यहां पर यंत्री त्रुटि, यंत्री त्रुटि है वो यंत्र की बनावट, यंत्र की बनावट के कारण होने वाली त्रुटि, या यंत्र में ही कुछ फॉल्ट है पहले से और उस यंत्र से हम मापन कर रहे हैं, तो जो पाठ्यांक आएगा वो भी क्या होगा? त्रुटि युक्त होगा, है ना, जिससे हम माप रहे हैं। जैसे, है ना, कई सारे उपकरण ऐसे हमारे प्रयोगशाला में मिलते हैं जिसमें पहले से ही कुछ त्रुटि है, उसकी बनावट सही नहीं है, तो उसकी सहायता से यदि हम मापन करेंगे तो वहां पर निश्चित रूप से त्रुटियां तो होंगी, तो वो होता है यंत्री त्रुटि। और बाह्य त्रुटि होता है बाह्य कारक, जैसे ताप, दाब के कारण होने वाली त्रुटियां, है ना। जैसे ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ जाता है ना। ध्वनि का वेग जितना है निश्चित होता है, पर दोपहर में अलग होगा, सुबह अलग होगा, शाम को अलग होगा, क्योंकि टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। या दाब के कारण भी होने वाली त्रुटि है, जैसे लोलक वाली जो घड़ी होती है, लोलक वाली घड़ी है, वो गर्मी के दिनों में या ठंड के दिनों में सुस्त या तेज हो जाती हैं। मतलब उनका दोलन का जो समय है वो बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो ये बाह्य कारकों के कारण त्रुटि है। और फिर यहाँ पर अपूर्णता त्रुटि,
अपूर्णता त्रुटि मतलब मापनकर्ता जो मापन का कार्य कर रहा है उसकी तकनीकी सही नहीं, वो तकनीक सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है, टेक्निक सही यूज नहीं कर रहा है मापन के लिए, तो वो अपूर्णता त्रुटि कहलाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर व्यक्तिगत त्रुटि है ना, व्यक्तिगत त्रुटि, अपूर्णता त्रुटि, इसमें और क्या आ सकता है कि जैसे हमको पता है कि कुछ त्रुटि हो रही है ना। अपूर्णता त्रुटि में और क्या आ सकता है कि हमको पता है कि कुछ त्रुटि हो रही है पर उसको हम सुधार नहीं पा रहे हैं, तो वो भी इसमें आएगा। जैसे कैलोरी मापी से विकिरण का मापन किया जाता है, कैलोरी मापी से विकिरण है ना, ऊष्मा विकिरण, तो कुछ ऊष्मा का कुछ भाग है वो विकिरण के रूप में बाहर निकल जाता है, उसको हम नहीं रोक पाते हैं, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वो त्रुटि इसके अंतर्गत आएगा। और व्यक्तिगत त्रुटि में क्या आएगा, जो मापन करता है ना, मापन करता है ना, इसके लिए पूरा मापन करता जिम्मेदार होगा। मापन करता की केयरलेस लापरवाही हो सकती है, या वो सही तरीके से उसको मापन करते नहीं आ रहा है, तो उस केस में जो त्रुटि होगी वो क्या कहलाएगी, व्यक्तिगत त्रुटि कहलाएगी। ठीक है। और फिर से यहां पर यंत्री त्रुटि को 3 भागों में बांटा गया है। यंत्री त्रुटि को 3 भाग में कौन कौन सा, एक तो शून्यांक त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि और अचर त्रुटि। शून्यांक त्रुटि क्या होता है कि जो भी मापन यंत्र है, कि जैसे वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज या गोलाई मापी है ना, ये इन सब में क्या होता है, 2 स्केल होता है, एक तो वर्नियर स्केल कहते हैं या वृत्तीय स्केल कहते हैं, और दूसरा मुख्य स्केल कहते हैं। ठीक है ना, वर्नियर स्केल और वृत्तीय स्केल है ना। जब वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज या गोलाई मापी से मापन किया जाता है, तो मापन से पहले वर्नियर स्केल और मुख्य स्केल के शून्य को दोनों आपस में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इसको देखा जाता है शुरू में। पर यदि दोनों का शून्य, वर्नियर का शून्य और मुख्य स्केल का शून्य एक सिद्ध में नहीं होता है, तो वहां पर शून्यांक त्रुटि उसमें पाई जाती है। इस त्रुटि के संशोधन के लिए उसे चिन्ह सहित जो मुख्य पाठ आता है उसमें घटा दिया जाता है, चिन्ह सहित घटा देते हैं, तो इस त्रुटि का निवारण हो जाता है। इसके अलावा यहां पर है अल्पतमांक त्रुटि है ना। कोई भी मापन यंत्र का अल्पतमांक होता है, लिस्ट काउंट है ना। अल्पतमांक वह छोटी से छोटी माप होती है जिसे उस यंत्र की सहायता से स्पष्टता नापा जा सके, है ना। वह छोटी से छोटी माप जिसे उस यंत्र की सहायता से यथार्थता पूर्वक मापा जा सके, शुद्धता पूर्वक मापा जा सके। जैसे सिंपल हम हाथ घड़ी पहनते हैं, उस हाथ घड़ी का अल्पतमांक कितना होता है, उसमें जो कांटा, सेकंड कांटा होता है, वो 1 सेकंड में, 1 मिनट में 60 बार टक 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 ऐसा करता है, तो उसका अल्पतमांक कितना होगा, 1 सेकंड होगा। मतलब 1 सेकंड से कम समय को वो नहीं माप सकता है। वैसे ही जैसे जो स्केल यूज करते हैं, मीटर है ना, बच्चे लोग जो स्केल रखते हैं, जैसे ये 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके, ये 1, तो 0 और 1, ये 1 सेंटीमीटर हुआ, पर इसके बीच में कितने खाने हैं, 10 खाने हैं, तो एक खाने का मान कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। तो ये इसका अल्पतमांक होगा। यदि हम वर्नियर कैलिपर्स की बात करें, इसका अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर, स्क्रू गेज का अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है ना, गोलाई मापी का भी 0.001 सेंटीमीटर होता है। अलग अलग यंत्र का अल्पतमांक अलग अलग होता है ना। जैसे दशमलव के 2 स्थान तक मापन करना है, तो इसकी सहायता से हम सही माप सकते हैं, है ना। यदि हम इस स्केल का यूज करें, तो दशमलव के जैसे लंबाई मान लो इसके मापने पर 1.5 सेंटीमीटर आता है ना, लंबाई है, वो इस स्केल से नापते हैं, जो मीटर स्केल होता है सामान्य, उससे नापने पर 1.5 सेंटीमीटर आता है ना, क्योंकि दशमलव के हम एक ही स्थान तक दे सकते हैं, है ना। पर कोई लंबाई मान लो 1.62 सेंटीमीटर है,
है ना। एक लंबाई मान लो यहाँ पर 1.62 सेंटीमीटर है, तो इस स्केल की सहायता से यदि इसका मापन करेंगे तो उसमें त्रुटि आएगा निश्चित रूप से, क्योंकि ये नापेगा तो या तो 1.6 सेंटीमीटर बताएगा या 1.7 सेंटीमीटर बताएगा। मतलब इसका अल्पतमांक यदि दशमलव के एक स्थान तक है तो इसकी सहायता से हम दशमलव के एक स्थान तक ही यथार्थता पूर्वक माप सकते हैं। पर यदि ऐसा इसको मापा जा रहा है या ऐसा पाठ्यांक बताया जा रहा है तो उसमें कुछ न कुछ एरर है। ठीक है, दशमलव के जैसे वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से दशमलव के 2 स्थान तक सही सही माप सकते हैं, परंतु इसकी सहायता से दशमलव के 3 स्थान तक यदि मापन किया जा रहा है तो वो त्रुटि युक्त होगा। तो इस प्रकार ये होता है अल्पतमांक त्रुटि। फिर यहां पर है अचर त्रुटि। अचर त्रुटि क्या होता है ना, कांस्टेंट एरर। किसी भौतिक राशि का मापन कर रहे हैं तो बार बार वही पाठ्यांक आ रहा है, अचर उतना ही है ना, उसमें त्रुटि तो है पर बार बार त्रुटि उतना ही है, क्योंकि पाठ्यांक बार बार एक ही आ रहा है, बार बार वही आ रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, शून्यांक अचर त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ क्रमबद्ध त्रुटि और उनके पूरे प्रकार। फिर यहां पर यादृच्छिक त्रुटि है ना। यादृच्छिक त्रुटि होता है रैंडम एरर, जिसमें अलग अलग बार मापन करने पर अलग अलग पाठ्यांक आता है हर बार, है ना। किसी भौतिक राशि का यदि मापन किया जाए तो प्रत्येक बार यदि अलग अलग पाठ्यांक आता है तो उस समय क्या करते हैं, उसे यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। और इसके संशोधन के लिए, इसके निवारण के लिए उन सभी मापित पाठ्यांकों का औसत निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पर यादृच्छिक त्रुटि, है ना। त्रुटि के बहुत सारे प्रकार हमने यहाँ पर देखा, है ना। यादृच्छिक त्रुटि को थोड़ा सा और यदि हम देखें तो जैसे इसकी परिभाषा हमने बताया था कि अलग अलग बार मापन करने से अलग अलग पाठ्यांक आता है। जैसे ये अलग अलग बार मापन करने से त्रुटि यहाँ पर अलग अलग आता है। ठीक है, उसके माप यहाँ पर इस प्रकार से आते हैं। पहले बार में इतना आया मान, है ना, ये मापित मान है, A1, A2, A3 ऐसा। तो इस समय इसका वास्तविक मान प्राप्त करने के लिए, है ना, वास्तविक मान प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इनका औसत निकाल दिया जाता है। तो A मीन इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसा करके n से भाग दे दिया जाता है, तो उसका क्या निकल जाता है, औसत मान निकल जाता है। ठीक है, फिर यहां पर देखेंगे त्रुटियों को व्यक्त करना, है ना। त्रुटियों को व्यक्त करना, है ना। त्रुटि को कैसे व्यक्त करेंगे, तो यहां पर पहला है निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर, है ना। निरपेक्ष त्रुटि या एब्सोल्यूट एरर ये होता है वास्तविक माप और व्यक्तिगत माप का अंतर। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि होती है वास्तविक माप और व्यक्तिगत माप का अंतर। ठीक है, अंतर मतलब यदि वास्तविक माप ज्यादा है तो इसको घटाएंगे, इसमें मान लो व्यक्तिगत माप ज्यादा होगा तो ये उसमें घट जाएगा। ठीक है, इसको डेल ए से दर्शाते हैं। यदि ए एक राशि है, ए का मापन किया जा रहा है तो इसको डेल ए से दर्शाते हैं, है ना। वास्तविक माप कैसे होगा, वास्तविक माप जो उसका औसत निकाला गया रहता है ये वास्तविक माप होगा। व्यक्तिगत माप क्या क्या होगा, A1, A2, A3 ऐसे करते करते क्या होगा, ये सब AN तक क्या होगा, इसका व्यक्तिगत माप होगा, है ना। तो A मीन कैसे निकालेंगे, है ना। A मीन निकालेंगे तो ये A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे करते करते AN बटे क्या होगा, N। तो फिर हमको यहां पर क्या निकालना है ना। जैसे डेल A1 जब इसको मापा जाता है,
ठीक है, ये वाला माप है, ये तो वास्तविक माप या जो औसत मान एक ही हुआ। जब इसको निकालेंगे डेल A1 तो ये कैसे निकलेगा, A मीन माइनस A1 से, या इसी प्रकार डेल A2 निकालेंगे, दूसरी बार मापेंगे तो कितना त्रुटि आया, कितना निरपेक्ष त्रुटि, ये निरपेक्ष त्रुटि है, तो A मीन माइनस क्या करेंगे A2। और जैसे तीसरी बार मापन करेंगे तो तीसरी बार के लिए भी उसको घटा सकते हैं कि डेल A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A औसत माइनस A3। ऐसे करते करते डेल AN निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A मीन माइनस AN, ऐसा। ठीक है ना। ये मान लो नहीं आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं यहां पर, है ना। डेल AN यदि निकालेंगे, डेल AN मतलब जब n बार मापा जाता है तो निरपेक्ष त्रुटि, तो A मीन माइनस AN, ऐसा, है ना। ये सब निरपेक्ष त्रुटियां हैं। अलग अलग बार जब मापते हैं तब की स्थिति में। तो अब यहां पर निकालेंगे मध्यमान निरपेक्ष त्रुटि। तो ये डेल A बराबर, तो इन सब का क्या हो जाएगा, ये डेल A1 प्लस डेल A2 का मॉड प्लस डेल A3 का मॉड प्लस ऐसा करते करते डेल AN का मॉड अपान क्या हो जाएगा, n। ठीक है, तो ये मध्यमान निरपेक्ष त्रुटि होगी। इसको और क्या लिख सकते हैं, डेल A बराबर 1/n, बाहर सिग्मा i इक्वल टू 1 to n मॉड डेल A i, है ना। 1 से ले i का मान मतलब i एक पूर्णांक है, 1 से लेकर n तक, और सिग्मा क्या दर्शाता है, योग को दर्शाता है। तो योग मतलब ये सारे पदों का क्या हुआ है, योग हुआ है। ठीक है, तो ये मध्यमान निरपेक्ष त्रुटि होगी। फिर इसी में आएगा आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि या रिलेटिव एरर, ये होता है निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक माप का अनुपात होता है ना। निरपेक्ष त्रुटि को वास्तविक माप से भाग दिया जाए तो ये आएगा। निरपेक्ष त्रुटि का मान हम इतना लिख सकते हैं, है ना। ये वास्तविक माप और व्यक्तिगत माप, ठीक है, और नीचे वास्तविक माप। तो ये जो चिन्ह है यहां पर, या तो ऋण चिन्ह लगा सकते हो या अंतर का चिन्ह। मैंने पहले बताया कि अंतर मतलब इन दोनों का घटाना है, धनात्मक ही आएगा वो। ठीक है, इसी में एक और त्रुटि यहां पर, प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। तो प्रतिशत त्रुटि, यदि आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में लिखा जाए, मतलब ये ऐसा, आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में लिख दिया जाए, आपेक्षिक त्रुटि का प्रतिशत, तो वो प्रतिशत त्रुटि या परसेंटेज एरर हो जाता है ना। इसको और लिखें तो ये ऐसा लिख सकते हैं, वास्तविक माप ऋण या अंतर व्यक्तिगत माप बटे क्या हो जाएगा, वास्तविक माप, और गुना क्या करेंगे यहां पर, परसेंटेज 100। अच्छा, यहां पर भी रहेगा, मतलब यदि उसका परसेंटेज निकल दिया जाए, है ना, 100 मल्टीप्लाई करके उसका परसेंटेज यहां पर यदि हम निकाल दें तो वो हो जाएगा यहां पर प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि निकालने की आवश्यकता पड़ती है प्रैक्टिकल जब करते हैं ना,
प्रैक्टिकल करते हैं तो वहाँ पर जो प्रैक्टिकल करने में क्या करते हैं, कुछ मापन ही करते हैं। प्रैक्टिकल में प्रयोगशाला जाकर कुछ मापन करते हैं, तो मापन करने पर देखते हैं वो वास्तव में उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लो नहीं आ रहा है तो वहाँ पर प्रतिशत त्रुटि निकालना रहता है, तो प्रतिशत त्रुटि कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती होती है? जैसे कोई भौतिक राशि है, z एक भौतिक राशि है, ये a व b पर निर्भर करता है। ठीक है, z क्या है, एक भौतिक राशि है और ये a और b पर निर्भर करता है। ए पर बी पर ए और बी का प्लस हो सकता है, या उनका गुना, या उनका भाग, या उनका ऋण घटाना, या ए का घात बी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। एक भौतिक राशि है, वो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। तो जब हम इसका मापन करेंगे तो हमें इनका और इनका भी मापन करना पड़ेगा। मतलब इसका मापन करना मतलब इनका मापन करना। तो जब इनके मापन में त्रुटि होगी, इसके मापन में भी त्रुटि हो रही है, तो इन दोनों के मापन में होने वाले त्रुटि का क्या करना पड़ेगा हमको, संयोजन। इसको कहते हैं त्रुटि का संयोजन, है ना। जब किसी भौतिक राशि का मापन करना होता है तो वह भौतिक राशि किन राशियों पर निर्भर करती है, उनका मापन करना पड़ता है, और उनके मापन में त्रुटियां हैं तो उनके त्रुटियों को हमें कंबाइन करना पड़ता है या संयोजित करना पड़ता है। तो ये होता है त्रुटियों का संयोजन। तो यहां पर हम देखेंगे दो भौतिक राशियों का योग है ना, दो भौतिक राशियों का योग है ना। z बराबर मान लो ये a प्लस बी है। ठीक है, मतलब z एक भौतिक राशि है जो a और b के योग के रूप में है। तो जब इसका मापन करेंगे तो त्रुटि डेल a आता है, निरपेक्ष त्रुटि। इसका मापन करेंगे तो ये आता है डेल b। मतलब जब a का मापन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, a प्लस डेल a। b का क्या हो जाएगा, b प्लस डेल b, है ना। और z बराबर, ठीक है, तो इसका जब मापन होगा तो वहां पर आ जाएगा इसमें डेल z, है ना। ध्यान देना, ध्यान समझना है। यहां पर z एक भौतिक राशि है जो a और b के योग के रूप में है। a का मापन करने पर निरपेक्ष त्रुटि डेल a आता है, b का मापन करने पर निरपेक्ष त्रुटि डेल b आता है। तो इन दोनों का जो त्रुटि जब जुड़ेगा तो वो होगा डेल a प्लस डेल b, तो वो कहलाएगा यहां पर z का निरपेक्ष त्रुटि। तो इस प्रकार डायरेक्ट यहां पर दोनों प्रकार की त्रुटियां हैं वो जुड़ जाती हैं। यदि हम अंतर की बात करें, अंतर मतलब घटाना, है ना, z बराबर a माइनस बी, तो यहां पर ही बिल्कुल सेम केस आएगा। यही रिजल्ट आपको लेना है, डेल z बराबर डेल a माइनस डेल b। आपको ज्यादा कुछ करना ना, प्लस चाहे अंतर हो या योग हो, जो त्रुटि है वो क्या होगा, डेल a प्लस डेल b। ठीक है, ये निरपेक्ष त्रुटि है। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको ये याद रखना है। थर्ड केस यहां पर जब गुणा करते हैं, है ना, जैसे z बराबर कैसा है, ये a इंटू बी के फॉर्म में है, a इंटू बी के फॉर्म में है। तो इस समय आता है वो भिन्नात्मक त्रुटि कहलाती है ना। इसका निरपेक्ष त्रुटि मान लो डेल z बटे z बराबर डेल a बटे a, और ये डेल b बटे b होता है। इस प्रकार निकालना पड़ता है। ठीक है, डेल z अपान z इक्वल टू डेल a अपान a प्लस डेल b अपान b। तो ये तरीका है। और यदि भाग की बात करें
तो ये z बराबर मान लो a/b है, तो उस केस में भी भिन्नात्मक त्रुटि ऐसे ही आता है, डेल z अपान z इक्वल टू डेल a अपान a प्लस डेल b अपान b ऐसा। तो इस प्रकार योग और अंतर का एक जैसे है, गुणा और भाग का एक जैसे है। ठीक है। इसके अलावा एक और आएगा, इसमें घात का आएगा, घात या घातांक, मतलब z बराबर ऐसा है, ये a के घात p, b के घात मान लो q, c के घात मान लो r ऐसा है। तो इस केस में भी भिन्नात्मक त्रुटि निकालते हैं, तो ये डेल z अपान z इक्वल टू p, घात है वो सामने आ जाएगा, इसका घात डेल b अपान b प्लस c यहां पर है नीचे, c नीचे है तो इसका घात कितना है r, डेल c अपान क्या हो जाएगा c, है ना। जो भी घात है वो सामने लिखेंगे उसको, और बाकी सब क्या होगा, भिन्नात्मक त्रुटि होगी। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने पूरा त्रुटि को कवर किया है। त्रुटि क्या होता है, उसके प्रकार देखा, त्रुटियों को व्यक्त करना और त्रुटियों का संयोजन। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।